हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके स्पेशल मॉक टेस्ट पेपर 1 है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन एडल्ट लर्नर्स। हिंदी में भी दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि वयस्क शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी है। देखिए, मैं सिंपल से आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस दिए हुए, लेक्चर मेथड, सेमिनार मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड और डिक्टेशन मेथड। जो सबसे बेस्ट अगर मैं बात करते हैं, जहाँ पर सारी थिंकिंग जो भी है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, वो सब स्टूडेंट करता है। टीचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। सारा जितना भी रोल होता है, लॉजिकली सोचना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। ये जो सबसे बेस्ट मेथड जो होगा बेटा, वो आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड। प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड में क्या होता है, आप लोगों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसमें कोई टीचर आपको गाइड नहीं करता। वो बस नॉर्मली आप पूछ सकते हो, आपको डाउट है कुछ वैसे, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको ग्रुप में या फिर ग्रुप बना के प्रोजेक्ट दिया जाता है, सिंगल सिंगल दिया जाता है, तो आप खुद से सर्च करते हो, मटेरियल खुद लेकर आते हो, उसमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग खुद लगाते हो, उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करते हो। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो बेस्ट इफेक्टिव मेथड होता है, जिससे स्टूडेंट की, एडल्ट लर्नर की क्रिटिकल थिंकिंग जो है आप प्रमोट कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a researcher is planning to study the impact of a new government policy on the literacy rates of rural women. Which type of research design would be most appropriate? Options है experimental, descriptive, ex post facto और historical। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक रिसर्चर है, वो ये पढ़ना चाह रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेकर आए थे, गवर्नमेंट उन्होंने वो पॉलिसी दे दी है, यानी इम्प्लीमेंट कर दी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो आ चुकी है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वो किसके ऊपर है? ऑन द लिटरेसी रेट्स ऑफ रूरल वुमेन, की जो गांव में या रूरल एरियाज में जो औरतें रहती हैं, उनका लिटरेसी रेट, यानी उनकी जो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो उनका साक्षरता, ठीक है, उनकी साक्षरता पर उस पॉलिसी का क्या अफेक्ट पड़ा है। अब आपको ये रिसर्चर जो है वो ये जाके पढ़ेगा कि एक नई पॉलिसी आई थी, तो उस पॉलिसी से रूरल वुमेन की, जो रूरल वुमेन है, उनकी लिटरेसी रेट पर क्या फर्क पड़ा है, यानी चीज हो चुकी है, चीज हो चुकी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बताना है आपको एक्सपेरिमेंटल, देखो एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, आप उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे या किस तरीके से उसको कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते ना। एक चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? पर एक्सपेरिमेंटल में तो हम मैम मैनिपुलेट कंट्रोल दोनों कर सकते हैं, तो ये तो यहाँ आएगा नहीं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? देखो ये सारे रिसर्च के टाइप में आपको एक लाइन में बता देती हूँ, इससे क्वेश्चंस हर बार ही आते हैं, और इसके ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन में आपको बता रही हूँ, वो समझ लीजिए। एक्सपेरिमेंटल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है, नंबर वन। दूसरी चीज, इसके अंदर आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो जैसा स्टेटमेंट दिया है आपने वैसा बता दिया। आपने ये बोला ये स्कीम आई, वो स्कीम आई, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या रिलेशन है, वो फाइंड नहीं करना है। एज इट इज जो सेंटेंस है वो आपने आपके आके बता दिया। फिर है आपका हिस्टोरिकल। देखो हिस्टोरिकल क्या होता है, हमेशा पास्ट वाली चीजों को लेके जाना। जैसे आप लोग हिस्टोरिकल मोमेंट्स जो होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वहां पे जाते हो, आप देखते हो कि ये ताजमहल क्यों बनाया था, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक था, ठीक है, वो अलग चीज है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो एक्सपोस्ट फैक्टो है। मैंने आपको सीआईडी का बेस्ट एग्जाम्पल दिया था, जब कोई इवेंट हो जाए उसके बाद जाके आप पता लगाओ। सीआईडी का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है एक्सपोस्ट फैक्टो में, कि वो फैक्ट हो चुका है, यानी किसी की डेथ हो चुकी है, अब जो है वो एसीपी प्रद्युमन जो आके हैं वो क्या करेंगे, देखेंगे कि ये क्या रीजन था, ठीक है, क्या कॉज क्या था, इफेक्ट हो चुका है, कॉज देखना है कि किस वजह से डेथ हुई या किस वजह से जो है। तो यही चीज है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो लोग। अब आपको बस जाके देखना है कि औरतों की साक्षरता पर उसका क्या फर्क पड़ा है, बस आपको इतना जाके इम्पैक्ट देखना होता है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए एक्सपोज फैक्टो सीआईडी के एग्जाम्पल से याद रखिएगा। किसी की डेथ हो जाती है तो पहले थोड़ी ना आप पता लगाने जाओगे, जब वो डेड बॉडी होती है तभी तो आप उसका सैंपल कलेक्शन होता है, सीआईडी देखा होगा, तो उसके बाद पता लगाते हैं कि क्या पीछे रीजन है। तो वो इंसिडेंट होने के बाद अगर आप जाकर वह चीजें देखते हो, वो एक्सपोज फैक्टो रिसर्च है। इससे अच्छे एग्जाम्पल इसका हो नहीं सकता, ठीक है। और मैंने आपको एक एक स्टेटमेंट में सारी चीजें समझा दी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन असynchronous कम्युनिकेशन मीडियम इन टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। शिक्षण सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असमकालिक संचार माध्यम है? लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पॉडकास्ट, टेलीफोन कॉल एंड क्लासरूम डिस्कशन। दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंक्रोनस होता है आपका, ठीक है, सिंक्रोनस, और आपका होता है असिंक्रोनस। इसके अंदर डिफरेंस समझ लीजिए। जो सिंक्रोनस का मतलब होता है, दो आदमी या दो पर्सन फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी होता है, जैसे आपका वीडियो कॉल, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन
अगर आप किसी से बात कर रहे हो, करना चाह रहे हो, तो वो सेम टाइम पे जो उठाएगा, आप जो बात करोगे वो आप लोग इंटरेक्शन सेम टाइम पे होगा, ठीक है, वो होता है सिंक्रोनस। अब वीडियो कॉल करोगे सामने, अगर आप अपने फ्रेंड को वीडियो कॉल करते हो तो वो भी सामने आपके रहेगा ना, उसी टाइम पे प्रेजेंट रहता है। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होता है कि आप बाद में भी देख सकते हो, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, जैसे यूट्यूब पे वीडियोज होती है, पॉडकास्ट होते हैं, ये आप बाद में भी देख सकते हो, जरूरी नहीं उस टाइम पे आपका प्रेजेंट होना कि जब वो पॉडकास्ट आया तभी आप जाओगे वहां पे, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पर। तो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैंने बोला लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप सेम टाइम पे जब दो लोग प्रेजेंट रहेंगे वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। तो लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप बाद में थोड़ी ना आपने रिकॉर्ड कर दिया और कॉन्फ्रेंसिंग वो बाद में सुनेगा, कॉन्फ्रेंस तो फेस टू फेस होती है ना, तो ये तो नहीं होगा। फिर बात करते हैं टेलीफोन कॉल। देखो टेलीफोन कॉल भी सेम प्रेजेंट जो उठाएगा रिसीवर, वो तो सेम बात करोगे, आप सेम टाइम पे बात करोगे। क्लासरूम डिस्कशन, टीचर और स्टूडेंट सेम टाइम पे ही तो रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि टीचर्स पहले पढ़ा जाती है और बच्चे फिर बाद में आके वो चीज देखते हैं, ऐसा नहीं है ना, सेम टाइम पे होता है। तो पॉडकास्ट और ब्लॉग क्या होता है, वो आप कभी भी देख सकते हो, उस टाइम पे जरूरत नहीं होती कि दोनों पर्सन जो है वो फेस टू फेस रहे या सेम टाइम पे प्रेजेंट रहे, सेम प्लेस पे प्रेजेंट रहे, इसलिए पॉडकास्ट और जो ब्लॉग है वो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये आपका रीजनिंग का है, आपको बताना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ देन लेफ्ट 5 किलोमीटर देन लेफ्ट अगेन 10 किलोमीटर, हाउ फार एंड इन विच पॉइंट डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ये 4 डायरेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये नीचे वाला साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और वो वेस्ट होता है, ठीक है। बस डायरेक्शन बना लो, अपने आप आ जाएगा। इसलिए बोला कि मैन है वो 10 किलोमीटर ऊपर गया है नॉर्थ के साइड में, तो भाई 10 किलोमीटर यहाँ चला गया वो, ठीक है। उसके बाद फिर वो लेफ्ट जाता है, ठीक है। उसके बाद किस साइड में जाता है, लेफ्ट वाले साइड में, 5 किलोमीटर यहाँ गया, मतलब ये वेस्ट पे आ गया। अगेन फिर वो लेफ्ट जाता है 10 किलोमीटर, ठीक है। अगेन वो क्या करता है, 10 किलोमीटर नीचे जाता है, आ गया 10 किलोमीटर नीचे, ठीक है। अब बोला गया है कि वो कितनी दूर है और कौन से डायरेक्शन पर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्ट तो बेटा यहाँ से किया था हमने, नॉर्थ से साइड यहाँ से किया था, अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो ये किस डायरेक्शन में है, मैम वेस्ट वाले डायरेक्शन में है, ठीक है। कितने में है, वेस्ट वाले में है। यहाँ पहले वो 10 किलोमीटर गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये 5 यहाँ गया था, 15 हो गया टोटल। फिर वो लेफ्ट आया 10 पे, अमाउंट निकाल लो कितना कम है, 5 ही तो कम है, ये 10 हो, ये 15 हो गए टोटल मिला के, ये आपका 10 हो गया, माइनस कर दो, 5 किलोमीटर वेस्ट साइड आ जाएगा। जिसको आता होगा वो डेफिनेटली कर लेता है, कर लेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को ढंग से, अगर नहीं आया किसी को समझ में। बहुत इजी है डायरेक्शन वाला, बस आपको डायरेक्शन याद होना चाहिए। देखो ये आपका साइड होते हैं 4, ठीक है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, और ये अपने हाथ के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, ये वेस्ट होता है। जिस तरीके से आपका हाथ होगा उस तरीके से। देखो यहाँ से बोला इन्होंने, ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने पॉइंट लगा दिया, ये पिंक वाला, यहाँ से उसने क्या किया है, स्टार्ट किया है। अब वो बोलता है कि ये 10 किलोमीटर चला, तो हम पूरा चला देते हैं 10 किलोमीटर इसको, नॉर्थ की तरफ, बोला ना नॉर्थ की तरफ चला है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर हो गया इसका, ठीक है। फिर वो बोला कि अब लेफ्ट लिया, अब हम इधर जाए या इधर जाए। देखो अगर आपका हाथ कौन से साइड है, लेफ्ट या राइट, उस हिसाब से चलो नॉर्थ की तरफ, और साउथ उल्टा होता है, ठीक है। आपका राइट हैंड जिस तरफ होगा वो राइट इधर हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट बोला है 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर मैम हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला अगेन लेफ्ट लिया है, तो अब अपने हाथ के हिसाब से देखो, अगर ऊपर जाओगे तो राइट है बेटा, नीचे जाओगे तो लेफ्ट है। तो अगेन वो 10 किलोमीटर आ गया है, फिर से बराबर हो गए दोनों 10-10, ठीक है, 10-10 बराबर हो गए ना, 10 चला था, फिर 5 लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लेके 10। अब पूछा गया है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी, पहली बात तो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये मैंने पॉइंट लगाया था पिंक कलर का, तो ये कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, वेस्ट में आ रहा है ना। देखो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट आ रहा है। तो पहले तो बात तो हमें डायरेक्शन पता चल गई। अब हाउ फार पूछा गया है, कितनी दूर। तो एक बात बताइए, 10 और 10 बराबर हो गया, बस वो 5 थोड़ा ज्यादा चला था, 10 चला फिर 5 चला, मतलब 15 चला, फिर वो 10 चला, तो यानी 5 कम है, यानी 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर बेस्ट है। इसको इस तरीके से आपको करना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। If the premises are true and the argument is valid, what must be true about the conclusion? ठीक है, the conclusion is probably true, the conclusion is definitely false, the conclusion is definitely true, the argument is inductive। बताइए।
अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके दोनों प्रेमाइसेस बेटा मेजर प्रेमाइसेस माइनर प्रेमाइसेस दोनों सही है, आर्ग्यूमेंट वैलिड है, तो कंक्लूजन भी तो ट्रू ही होगा ना, कंक्लूजन भी तो ट्रू ही होगा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। अरे आपके दोनों प्रेमाइसेस ट्रू है, आपका आर्ग्यूमेंट भी वैलिड है, तो कंक्लूजन भी तो ट्रू होगा। ठीक है, चलिए, तो द कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ट्रीज आर प्लांट, नो प्लांट्स आर स्टोन्स, देयरफॉर नो ट्रीज आर स्टोन्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिलोजिज्म, बताइए, हिपोथेटिकल, डिसजंक्टिव, कैटेगोरिकल और इंडक्टिव। जैसा कि इसमें बोला गया है, ऑटोमेटिकली कैटेगरीज बताता है बेटा, देखो कैटेगोरिकली के सिलोजिज्म का राइट आंसर हो जाएगा। कैटेगोरिकली क्यों बोला गया है, देखो कैटेगरीज बोली गई है, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। सबसे पहली बात, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि दोनों जो आपके बेटा कैटेगरीज, एक तो एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए कैटेगोरिकली है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये बोला गया है कि जब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, दो प्रीमाइसेस दिए हैं आपको, ठीक है, माइनर और मेजर प्रीमाइस दिया है और आपका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो बोला ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, तो बेटा हम इसको कैसे बनाएंगे, ट्रीज, ऑल ट्रीज आर प्लांट, यही तो होगा, ऐसे तो बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला नो ट्रीज आर स्टोन्स, तो नो ट्रीज आर स्टोन्स, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे और ये हो जाएगा स्टोन्स, कि कोई भी ट्री स्टोन्स नहीं है। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकली है, क्योंकि ये कैटेगरीज कैटेगराइज कैटेगरी डिस्क्राइब कर रहा है कि सारे ट्रीज जो प्लांट है, नो प्लांट्स आर स्टोन्स, देयरफॉर नो ट्रीज आर। ठीक है, इसीलिए अगर देखो एक बात बताओ, कोई यहाँ पर प्लांट जो है ये नहीं है, तो ट्रीज भी तो ऑटोमेटिकली स्टोन्स नहीं होगा ना, क्योंकि प्लांट और ट्री एक ही कैटेगरी के हैं। भाई इन्होंने बोला है ऑल ट्रीज आर प्लांट, नो प्लांट्स आर स्टोन्स, तो नो प्लांट्स आर स्टोन्स ये बना दिया क्रॉस करके, इसीलिए नो ट्रीज आर स्टोन्स। जब प्लांट ही स्टोन नहीं है तो ट्रीज कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही के अंदर है। ट्रीज के, प्लांट्स के अंदर ट्रीज आया हुआ है, ये देख रहे हो आप, प्लांट्स के अंदर ट्रीज आया हुआ है, अगर प्लांट स्टोन नहीं है तो ट्रीज भी तो स्टोन नहीं होंगे ना, ये दोनों एक ही ओवरलैपिंग ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी प्लांट के अंदर ट्रीज दिया हुआ है, तो अगर प्लांट स्टोन नहीं है तो ट्रीज भी ऑटोमेटिकली स्टोन नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोला गया था, इसीलिए ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आपका हो जाएगा। चलिए बताइए, विच फाइल फॉर्मेट सपोर्ट्स लॉसलेस कंप्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। कौन सा, पीएनजी, देखो पीएनजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि सपोर्ट करता है लॉसलेस कंप्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को, यानी आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं भी लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको पीएनजी सपोर्ट करता है, तो पीएनजी इसका राइट आंसर है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट नीड्स अ फॉर्मेट टू प्रिजर्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन परफेक्टली, विच इज द बेस्ट, बताइए। एक स्टूडेंट है, उसको अपने जो है सेफ रखना है, उसके उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो उसको संभाल के रखना होता है, तो पीडीएफ फॉर्मेट जो है बेटा वो सबसे सेफ या बेस्ट माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मली अडॉप्टेड इन विच रिपोर्ट, बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रनलैंड रिपोर्ट, रियो अर्थ समिट और स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था वो आपका ब्रनलैंड रिपोर्ट 1987 के थ्रू आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट और स्टॉकहोल्म से कोई कनेक्शन नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी accredits हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, यूजीसी, एआईसीटी, एमएचआरडी, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड और एनएसीसी, बताइए, नाक।
तो हायर एजुकेशन की अगर बात करें, सबसे कीवर्ड इसका ये है अक्रेडिट, और अक्रेडिटेशन का काम कर करता है मैम NAAC, नाक करता है। सिंपल सा कीवर्ड ढूंढ लेते हैं यहाँ पे, अक्रेडिशन का काम जो है वो आपका नाक करता है, NAAC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which committee commission recommend the establishment of University Grant Commission on the lines of the UK's UGC of the development of higher education in India? Very easy question. Radhakrishna Commission, Kothari National Policy on Education. UGC तो राधाकृष्ण कमीशन 1948 एंड टू 1949, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, रिकमेंड हुआ था भाई आपका, ठीक है, राधाकृष्ण कमेटी तो याद होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज एम्फेसाइज्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया हैव एक्सेस टू लर्निंग रेलेवेंट टू देयर एनवायरनमेंट एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस प्रकार की शिक्षा को शामिल करने पर जोर दिया गया ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे भारत में सभी छात्रों को उनके परिवेश स्थानीय संदर्भ से संबंधित शिक्षा प्राप्त हो। तो देखो ये काम जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के लिए बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वोकेशनल एजुकेशन का आप पूरा पढ़िएगा कि 6 साल के बच्चों से स्टार्ट हो जाता है, पूरा पूरा दिया हुआ है वोकेशनल एजुकेशन पे, पूरा आप एक नोट्स बना सकते हो, जहाँ पे बोला गया था कि सारे स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी लोकल लैंग्वेज में उनको पढ़ना चाहिए, 6 साल की एज से उनके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, पूरा इसके ऊपर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जो आपको पूरा पढ़ के जाना है। यहाँ से बीच से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द अक्रेडिटिंग। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, बस दूसरी लैंग्वेज में आया है, ठीक है। Which institution is responsible for assessing and accrediting higher educational institution in India based on criteria like curriculum design, teaching, learning and research? बताइए, UGC, AICT, नाक या फिर न्यूपा। तो देखो अभी मैंने बोला accrediting का काम नाक करता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे इसके 7 क्राइटेरिया हैं जो आपको लर्न करके जाने हैं, मैं ओरली आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके 7 क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से करिकुलम डिजाइन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, टीचिंग लर्निंग दे रखा है, रिसर्च दे रखा है, इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट सपोर्ट है, गवर्नेंस लीडरशिप है और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ये 7 क्राइटेरिया लर्न करके जाइएगा NAAC का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग कंपोनेंट्स ऑपरेट्स अ डेटा लिंक लेयर 2 की बात कर रहे हैं OSI मॉडल का, तो OSI मॉडल पूरा लर्न करके जाइएगा। प्राइमरीली कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स को जो कनेक्ट करता है और डेटा ट्रैफिक को कम करता है, वो कौन सा यहाँ पर आपको बताना है नेटवर्किंग कंपोनेंट है, राउटर, रिपीटर, हब या फिर स्विच, ठीक है, बताइए। सबसे पहले आपको हिंट यहाँ पे दे दी गई है लेयर 2, इसके 7 लेयर्स आप तक होते हैं कुछ, तो आपको लेयर 2 बताना है यहाँ पे। ठीक है, 7 लेयर है यहाँ पे, आपको पूरा लर्न करके जाना है। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये आपके 7 लेयर्स हैं, इसके अंदर चीजें आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपकी, चलिए इसका आंसर जो होने वाला है वो आपका स्विच है, ठीक है। स्विच जो है वो आपका OSI मॉडल के अंदर है, जो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और आपके डेटा ट्रैफिक को कम करने में हेल्प करता है बाय यूजिंग द MAC एड्रेसेस। सो स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू। फिशिंग का मतलब क्या होता है? देखो फिशिंग का ये मतलब होता है, आप लोगों ने बहुत सारी ईमेल्स वगैरह देखे होंगे, आप लोगों के ईमेल्स आते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि बनते तो वो ऐसे हैं जैसे लीगल है, कुछ इलीगल नहीं, आपको समझ में आएगा। वो आपकी तरह एकदम ट्रस्ट वर्दी एंटिटी की तरह आते हैं, मैसेज करते हैं और आप लोग क्या करते हो, लिंक पे क्लिक कर देते हो, जिससे आपका जो पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं वो लोग ऑप्टेन कर लेते हैं और फिर उससे वो कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए फिशिंग का सिंपल सा मतलब होता है आपका अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्ट वर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी। यानी ईमेल्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे ना कि आपका ये आ गया है, आप ये इस लिंक पे क्लिक करो, आपको आपको ऐसा लगेगा कि ये लीगल है,
ठीक है, सही है, आपको फ्रॉड जैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो होता फ्रॉड है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। ठीक है, तो फिशिंग का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलेसी बतानी है आपको। यू कांट ट्रस्ट मिस्टर शर्मा's आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आफ्टर ऑल ही वाज फायर्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर करप्शन। नहीं, ऑप्शन है फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस, फैलेसी ऑफ एड होमिनियन, फैलेसी ऑफ स्लीपरी स्लोप और हेस्टी जनरलाइजेशन। देखो इसका जो आंसर होने वाला है फैलेसी ऑफ एड होमिनियन है। कैसे होगा समझिए, किसी को पर्सनल अटैक करना, कि आप मिस्टर शर्मा के आर्ग्यूमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनको तो जो है करप्शन के इल्जाम में इनको तो फायर करा हुआ है, सस्पेंड कर रखा है। देखो आप किसी का पर्सनल नहीं जा सकते हो। ये एड होमिनियन का मतलब होता है पर्सनल अटैक। जैसे अगर मैं सपोज करिए मैं अपनी फ्रेंड से किसी से बात कर रही हूँ, कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है और हम लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट में उसने ये बोला कि उसको मेरी कोई फ्लॉ पता है, कोई कमी पता है, तो वो बोलेगी रहने दो, इस पे भरोसा मत करो, तो झूठ बोलती है, या इसने पहले ऐसा करा हुआ है, उसने पहले मतलब मेरे पे पर्सनल अटैक करना। ठीक है, तो किसी पे भी पर्सनल अटैक अगर आप करते हो आर्ग्यूमेंट के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ एड होमिनेम। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट मिस्टर शर्मा कर रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, चाहे वो सही भी हो, लेकिन आप कहोगे नहीं मत ट्रस्ट करो इसको, तो सस्पेंड करा हुआ करप्शन के लिए, जरूरी नहीं है ना कि वो आप पर्सनल चीज उसकी लेकर आओ, पर्सनली आपने अटैक कर दिया उसे जीतने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी द थर्ड स्टेप बताना है आपको 5 स्टेप्स लॉजिज्म का, विच स्टेट्स द यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस अलोंग विद एन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। बताइए, ऑप्शन है प्रतिजुनात, हेतु, उदाहरण और निगमना, थेसिस, रीजन, एग्जांपल, कंक्लूजन। थर्ड क्या होता है, पहला होता है प्रतिजना, दूसरा होता है हेतु, तीसरा होता है उदाहरण। तीसरा क्या होता है मैम, उदाहरण, वही पूछा है थर्ड स्टेप, जिसका मतलब उदाहरण, हम लोग कहते हैं ना वहां पे धुआं था, जैसे किचन में धुआं है, किसी चीज को एग्जाम्पल दे के समझाना, उसे बोलते हैं उदाहरण यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट नो सेंस आर सिनर इज टेकन एज अ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्टली इन्फर्ड एज अ फॉल्स बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बना दे, तो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनता है आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये आपका होता है ऑल, ए जिसे बोलते हैं बेटा। ठीक है, ऑल का मतलब ए, ये लर्न करने का तरीका है। फिर होता है आपका नो, जिसे बोलते हैं ई, यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर होता है नीचे आई, और फिर होता है ओ, सम नॉट। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, सम और सम नॉट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या पूछा गया है बोलो, यहाँ पे सम नॉट। ठीक है, अब क्या बोला गया है, नो सेंस आर सिनर, ये ट्रू है, ये वाली ट्रू है, तो इसका फॉल्स कौन सा होगा, इसका फॉल्स कौन सा होगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो क्रॉस कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, क्या होते हैं मैम, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ट्रू है, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अगर ये ट्रू है तो आई यानी सम वाला जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, सम सेंट्स आर सिनर। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका अगर ये ट्रू है तो ये इमीडिएटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, next is the Paris Agreement COP21, an international treaty on climate change, aims to limit the global warming to below 2 degrees Celsius to 1.5. ठीक है, दिस एग्रीमेंट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर। यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए आपके। आपसे ये पूछा गया कि आपका कब पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, सबसे पहली बात। दूसरा इन्होंने याद रखिएगा कि उन्होंने क्या बोला था, कितना लिमिट करना है, 2 डिग्री से 1.5, ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में दो दो आपको आंसर्स मिल गए। तो 2016 के अंदर ये एग्रीमेंट आया था, जिससे बोला गया था कि आप जो है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से लेकर 1.5 तक लेकर आएंगे। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट कॉजेज अ ह्यूमन डिजीज ब्लू बेबी सिंड्रोम मेथमोग्लोबिनीमिया विच कॉज्ड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बोला गया है आर्सेनिक, फ्लोराइड, मरकरी या फिर नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है, ठीक है, जो कि गंदा पानी पीने की वजह से होती है, पर उसके अंदर ऐसा क्या केमिकल मिला होता है जिसकी वजह से वो कंटामिनेटेड होता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड, मर्करी या नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इज द राइट आंसर। अगर पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या बीमारी ये इसी से होती है, पानी के अंदर ज्यादा नाइट्रेट होने की वजह से। ठीक है, मर्करी की वजह से कौन सी होती है, मिनी मार्टा डिजीज, ये भी याद रखिएगा।
चलिए, तो आज का सेशन यही तक था, बाकी जो सेशन है वो अगले सेशन में होंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।